कक्षा 12 इतिहास के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग राजा, किसान और नगर के अगले भाग में ये देखा जाए कि जो मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के राजा मौर्य साम्राज्य के राजा किस वर्ण के थे। यदि यह प्रश्न कहा जाए तो इस प्रश्न के विषय में विद्वानों में तथा ग्रंथों में मतभेद है। ग्रंथों और विद्वानों में मतभेद है और इसी मतभेद को आगे यदि कहा जाए तो आपके यहाँ यह दिखाया गया कि कौन से ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के इस वर्ण को क्या मानते हैं। जैसे पुराण का कहा जाए, पुराणों में ना, तो पुराण में यह माना गया कि चंद्रगुप्त की माता कहाँ रहती थी? नंद के दरबार में। तो ये उनके दरबार में एक शूद्र महिला थी जो निम्न वंश का संकेत देती है ना। तो एक मत तो ये पुराणों के अनुसार है। वहीं यदि दूसरे मत की बात कही जाए तो दूसरा मत जो है वो मुद्रा राक्षस। आइए पुराण के पश्चात अन्य स्रोतों से देख लिया जाए कि किन ग्रंथों ने क्या माना है। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि विशाख दत्त की रचना है ना। और विशाख दत्त की रचना में चंद्रगुप्त को क्या माना गया है? तो चंद्रगुप्त को वृषला कहा गया है। जिसका तात्पर्य किससे लगाया गया है? वृषला का तात्पर्य जो है, यदि यहाँ कहा जाए कि इसका तात्पर्य क्या लगाया गया है, तो इसका तात्पर्य होता है निम्न मूल से ना। तो यहाँ भी ये कह दिया जाता है कि उसकी जात कैसी थी? निम्न जाति के वो थे। दूसरा है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त क्या थे? क्षत्रिय थे ना। तो इन्हें ये क्षत्रिय माना गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार यदि कहा जाए कि जैन ग्रंथों ने क्या माना है, तो जैन ग्रंथों ने इन्हें यह माना है कि एक गांव के मुखिया की पुत्री के पुत्र हैं। वहीं यदि विष्णुगुप्त के अनुसार कहा जाए, विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त को क्षत्रिय
के रूप में मानते हैं, छत्री के रूप में, इन्हें इसके रूप में छत्री के रूप में मानते हैं ना। तो इस प्रकार से कहा जाए कि ये एक छत्री की भांति कार्य करने वाले थे। वहीं यदि बूलर के अनुसार कहा जाए तो बूलर कुछ दूसरा मानते हैं, यदि दूसरों के अनुसार कहा जाए तो वो कुछ दूसरे मानते हैं ना। आइए अभी इस वंश के संस्थापक यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा जाए। चंद्रगुप्त के लिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त को जो यूनानी लेखक थे, यूनानी लेखकों ने कई नाम दिए हैं। यदि पहले कहा जाए तो इन्हें एंड्रोकोटस भी कहा गया है ना। अब ये किसने कहा है? आगे एंड्रोकोटस के साथ साथ इन्हें सेंड्रोकोटस भी कहा गया है। तो इन दोनों नामों से भी इन्हें जाना जाता है। यदि इन्हें कहा जाए कि किन्हें कहा था तो जस्टिन ने इन्हें सेंड्रोकोटस नाम दिया था ना। और इन्हीं के साथ साथ यदि कहा जाए 1793 में सर विलियम जोन्स ने यह कहा कि यह नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार यदि कहा जाए कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था, तो उत्तर में कहां तक? कश्मीर तक। उत्तर में कश्मीर तक व्याप्त था। वहीं पूर्व में यदि कहा जाए तो पूर्व में बंगाल तक साम्राज्य व्याप्त था। दूसरा यदि कहा जाए दक्षिण में इनका साम्राज्य कहाँ तक था, तो मैसूर तक साम्राज्य था। वहीं यदि पश्चिमोत्तर की बात कही जाए, कहाँ की? तो उत्तर पश्चिम में कहा जाए तो इनका साम्राज्य कहाँ तक था? इनका साम्राज्य ईरान कहाँ? फारस तक इनका साम्राज्य विस्तार था। इनका साम्राज्य विस्तार फारस तक था। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कहा जाए तो चंद्रगुप्त
वैसे चंद्रगुप्त के विषय में यदि और भी कहा जाए तो माना यह जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जाति के थे, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम मूरा माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि ये पीपली वन के राजकुमार थे। कहाँ के थे? पीपली वन के राजकुमार थे। इनकी माता का नाम मूरा था। जब इनके राज्य पर नंद वंश के राजाओं का अधिकार हो गया तो इनकी माता मूरा को नंद वंश में एक दासी के रूप में रखा गया। इसीलिए कुछ विद्वान ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त एक निम्न जाति के व्यक्ति थे। दूसरा ये यदि कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ था? एक तो धनानंद की पुत्री दुर्धरा के साथ हुआ था और दूसरा विवाह इनका सलियूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ हुआ था, जिसका नाम यदि कहा जाए तो कार्नेलिया भी मिलता है। तो कार्नेलिया और हेलेना दोनों कार्लेनिया और हेलेना दोनों एक ही है ना। तो अब यदि कहा जाए कि यदि आपसे साम्राज्य विस्तार में ही कहा जाए कि साम्राज्य विस्तार में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो सिकंदर का। किसका था? सिकंदर का। क्योंकि सिकंदर का एक सेनापति था सल्यूकस। कौन था? सल्यूकस। सल्यूकस ने क्या किया? सिकंदर के समय सिकंदर ने युद्ध किया था किसके साथ? पोरस के साथ। जब सिकंदर का युद्ध पोरस के साथ हुआ था, उस समय दिल्ली के सिंहासन पे यदि कहा जाए तो यहाँ धनानंद विराजमान था। धनानंद विराजमान था। तो धनानंद एक कमजोर शासक था। पोरस ने सिकंदर का सामना भी किया और उसे यह कहा जाए तो युद्ध में एक समानता के रूप में ले आए। पोरस ने सिकंदर के समक्ष पहली बार हाथियों का प्रयोग किया था। सिकंदर हारते हारते बचा था। बाद में सिकंदर और पोरस में मित्रता हो जाती है। मित्रता ये कहें कि दोनों में संधियां हो जाती हैं। जब सिकंदर पोरस के सामने ले आया जाता है, यानी सिकंदर के समक्ष जब पोरस ले आया जाता है, तो पोरस से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस क्या कहता है आप जानते हैं? एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह से मेरे साथ भी व्यवहार किया जाए, ऐसा कहना किसका था? पोरस का। तो सिकंदर ने क्या किया? पोरस का राज्य उसे वापस कर दिया। तो ये तो पोरस की बात थी। यहाँ पे बदलाव क्या हुआ? इस धनानंद के जगह पे अब जहाँ नंद वंश का शासन था, किसका? नंद वंश का। इस नंद वंश के शासन को समाप्त करके अब गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और किस वंश के शासक थे? तो ये मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के शासक का क्या हुआ है? ये सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ सल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था, उसने क्या किया? 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन चंद्रगुप्त क्या करते हैं? चंद्रगुप्त सल्यूकस को पराजित कर देते हैं। सल्यूकस जब पराजित हो जाता है तो शर्त के
अनुसार होता ये है कि चार प्रांत सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने किसे दे दिया? चंद्रगुप्त को दे दिया। अब वो चार प्रांत कौन थे? यदि चारों प्रांतों के नाम लिखा जाए तो काबुल, गांधार, हेरात और मकरान, ये चार राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए। और यही नहीं, इसके साथ साथ सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री कार्नेलिया जिसे हेलेना कहा गया है, का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना पड़ा। क्या करना पड़ा? विवाह किसके साथ करना पड़ा? चंद्रगुप्त के साथ विवाह करना पड़ा। यानी हेलेना का विवाह अब चंद्रगुप्त के साथ हुआ था। आइए अब देखा जाए कि इनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी। न्याय व्यवस्था की यदि बात की जाए, यदि शासन व्यवस्था की बात की जाए, यदि प्रशासन कह लिया जाए कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, तो इन्होंने अपने प्रशासन को कई भागों में विभाजित किया था। पहले भाग को यदि कहा जाए तो ये किसमें था? केंद्रीय प्रशासन में था। केंद्रीय प्रशासन के बाद यदि कहा जाए तो दूसरे भाग पे इन्होंने अपने शासन को प्रांतीय प्रशासन के रूप में विभाजित किया था। प्रांतीय विभाजन के पश्चात इन्होंने स्थानीय प्रशासन में विभाजित किया था। स्थानीय प्रशासन के पश्चात नगर प्रशासन होता था। क्या होता था? नगर प्रशासन होता था। नगर प्रशासन को कई समितियों में भी विभाजित किया गया था। नगर प्रशासन को कई समितियों में विभाजित किया गया था। यदि इसे कहा जाए तो इसे 6 समिति में विभाजित किया गया था। इन समितियों को कई उप समिति में विभाजित किया गया था। यानी नगर प्रशासन को 6 समितियों में विभाजित किया गया था। 6 समितियों को कई उप समितियों में विभाजित किया गया था ना। इनके पश्चात इनको किसमें? सैन्य प्रशासन होता था। सैन्य प्रशासन में विभाजित किया जाता था। सैन्य प्रशासन के पश्चात क्या होती थी? गुप्तचर व्यवस्था होती थी। गुप्तचर व्यवस्था होती थी। गुप्तचर व्यवस्था के पश्चात यदि कहा जाए तो क्या होता था? राजस्व प्रशासन होता था। प्यारे बच्चों, यदि आपसे पूछा गया किसके बारे में? शासन व्यवस्था के बारे में, कि चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था कैसी थी या उसका प्रशासन कैसा था, तो आपको इतने प्रश्न
इतनी हेडिंगों को आपको दिखाना होगा, यानी इतने पॉइंट आपको दिखाना होगा। और यह प्रश्न आपके यदि कहें तो 2027 की बोर्ड परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वह दीर्घ में आए या फिर लघु में, लेकिन आपसे पूछा जरूर जाएगा। तो ये तो इनके प्रशासन की व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की शासन व्यवस्था के रूप में इसको देखा गया था कि किस प्रकार से इनकी शासन व्यवस्था विद्यमान थी। वहीं यदि दूसरे रूप में कहा जाए कि चंद्रगुप्त के पश्चात सिंहासन पर किसका अधिकार हुआ, तो चंद्रगुप्त के पश्चात सिंहासन पर इनके पुत्र बिंदुसार, चंद्रगुप्त के पश्चात इनका पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर विराजमान होता है, जो 298 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर विराजमान होता है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार को वायु पुराण में यदि कहा जाए कि वायु पुराण में इसे भद्रसार के नाम से जाना गया है। वहीं जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। इसे सिंहसेन के नाम से जाना गया है। बिंदुसार के दरबार में यदि कहा जाए, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा ने अपने राजदूत किसे डाईमेकस को भेजा था। सीरिया के राजा ने अपने राजदूत डाईमेकस को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। बिंदुसार यदि कहा जाए कि अपने पिता के समान ही योग्य था। यह हेलेना का पुत्र ना होकर के दुर्धरा और चंद्रगुप्त का पुत्र था। अगले वीडियो में हम लोग अशोक से प्रारंभ करेंगे। अशोक के पश्चात यहाँ का जो धर्म था, राजनीतिक अवधारणा जो थी, और उसके पश्चात हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि सिक्के और अभिलेखों द्वारा जो इतिहास का अध्ययन किया गया मौर्य साम्राज्य के बारे में। और यही वीडियो आपका, इसके बाद जो आपका चौथा वीडियो होगा वही आपका अंतिम वीडियो इस पाठ का राजा और किसान होगा।